नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पूर्व के वीडियो में बात की थी तुष्टिगुण यूटिलिटी के गणनावाचक दृष्टिकोण कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे तुष्टिगुण यूटिलिटी के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर, ऑर्डिनल एनालिसिस पर, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के तहत अध्ययन करते हैं। इंडिफरेंस कर्व जिसे अनादिमान तटस्थता तथा उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही नाम इसी इंडिफरेंस कर्व के हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इंडिफरेंस कर्व जो कि नेगेटिव स्लोप का ऋणात्मक ढाल का मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर कॉन्वेक्स होता है और इस पर स्थित सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इक्वल सेटिस्फिकेशन प्राप्त होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे क्यों ये ऋणात्मक ढाल का नेगेटिव स्लोप का होता है, क्यों ये मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स ऊर्ध्वाधर होता है और क्यों इस पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इन तमाम बिंदुओं को इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। परंतु एक शब्द और है दोस्तों जिसका इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा, जिस पर यह एनालिसिस आधारित है, उसे भी आप ध्यान में रखना है। वो है अधिमान, प्रेफरेंस। अधिमान का अगर सामान्य शब्दों में अर्थ देखें तो प्राथमिकता है या पसंद। उपभोक्ता किन वस्तुओं को अपनी प्राथमिकता देता है या किन किन पर अपनी पसंद व्यक्त करता है, उसका मतलब है अधिमान, प्रेफरेंस। तो इस शब्द को भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पूर्व हम इसके कुछ सामान्य परिचय पर चर्चा करें तो इस इंडिफरेंस कर्व का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था एजवर्थ के द्वारा, परंतु इसने इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से मांग का विश्लेषण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त अपन बात करें, फिशर, पैरेटो और जॉनसन ने भी इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग किया है, परंतु विस्तृत रूप से इसका प्रयोग इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग उपभोक्ता के मांग विश्लेषण में जे.आर. हिक्स और एलन ने किया है। इन दोनों विद्वानों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सन 1939 में हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, पुस्तक का नाम, में इंडिफरेंस कर्व की सहायता से उपभोक्ता की मांग की विस्तृत व्याख्या की है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पूर्व में गणनावाचक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर अध्ययन किया जो कि तुष्टि गुण को मापनीय मानता है, परंतु ये जो इंडिफरेंस कर्व विश्लेषण है जो कि क्रमवाचक ऑर्डिनल एनालिसिस पर आधारित है, जिसके तहत यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम दिया जा सकता है। जैसे हमारे पास ये चार संयोग हैं और यहाँ डी की अपेक्षा सी से और सी की अपेक्षा बी से और बी की अपेक्षा ए से अधिक तुष्टिगुण प्राप्त हो रहा है। केवल ये क्रम दिया जा सकता है, रैंक दी जा सकती है, परंतु कितना अधिक है इसके बारे में कहना संभव नहीं है। कुछ विशेष बिंदु है, असम्पशन है, इसकी मान्यताएं हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इंडिफरेंस कर्व का निर्माण किया गया है। इनको भी आपको जानना बड़ा आवश्यक है। और आजकल परीक्षा में विकल्प आधारित प्रश्न है और या फिर कथन और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन तमाम बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जैसा कि पहला बिंदु है उपभोक्ता विवेकशील, रैशनल। यहाँ उपभोक्ता विवेकशील से तात्पर्य है जो अपनी कुल उपयोगिता, जो इसकी यूटिलिटी है, जिसको वो मैक्सिमम करता हो और इसकी जो इनकम है, आय है, उसकी भी इसको जानकारी हो और जो बाजार में जो वस्तुओं के विकल्प उपलब्ध हैं उनकी भी इसको जानकारी होनी चाहिए और इन विकल्प का मूल्यांकन करने में भी ये क्या हो, सक्षम हो और अपनी आय, जो इसकी संपूर्ण आय है, वो क्या करता हो, वे करता हो, अर्थात वो न तो उधार ले और न ही बचत करे। तो ये सारे तमाम जो बिंदु हैं वो किसके अंतर्गत रहेंगे, उपभोक्ता विवेकशीलता के अंतर्गत रहेंगे। फिर अब आगे अपन देखें मनोवैज्ञानिक तथा अंतर विश्लेषणात्मक विधि। यहाँ जैसा कि हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के तहत भी देखा कि जो यूटिलिटी है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक भावना है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है जिसका अनुभव किया जा सकता है। और अंतर विश्लेषणात्मक का मतलब यहाँ है यह है कि एक उपभोक्ता अपने बारे में जो धारणा रखता है वही धारणा दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत रहता है। इस नियम पर, इस धारणा पर, इस विधि पर ये इंडिफरेंस कर्व आधारित है। जैसा कि हमने देखा था रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके तहत हमने देखा कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेगा, प्राप्त उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होगी।
तो यहाँ भी यही इस प्रकार की धारणा है कि जैसे दो वस्तुओं के यहाँ हम संयोग देखेंगे, जो संयोग एक उपभोक्ता जिस प्रकार से निर्धारित करता है वो सभी उपभोक्ताओं के लिए उसी प्रकार से निर्धारित होंगे। तो इस प्रकार से ये अंतर विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। आगे बात करें, यहाँ अगला बिंदु है एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ उपभोक्ता के अधिमान प्रेफरेंस क्रम वस्तुओं की मार्केट में प्रचलित कीमतों से क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ जो भी अधिमान निर्धारित किए हैं वो केवल वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तालिका है जिसमें मैंने 3 अनुसूचियाँ बनाई हैं और यहाँ 2 वस्तुएं ली हैं मैंने, एक्स और वाई वस्तु। तो यहाँ इन एक्स और वाई वस्तुओं की मात्राएं जो और इनके संयोग ए बी सी डी ई संयोग है। जैसा कि ए संयोग है जिसमें एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई की 20 इकाई। तो ये तमाम जो संयोग हैं वो दोनों वस्तुओं की मात्राओं से संबंधित है। यहाँ कीमतों को क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। इस तालिका की बाद में विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले अपन अगले बिंदु पर चलते हैं। और अगला जो बिंदु है जिसके अंतर्गत बात है कि उपभोक्ता के अधिमान प्रेफरेंस तथा अनधिमान इंडिफरेंस क्या है, संगत है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विकल्प में आपको प्रश्न में मिल सकते हैं। तो ये संगत का यहाँ मतलब ये है कि मान ले कि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, अर्थात सी की अपेक्षा बी से अधिक संतुष्टि मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, और बी की अपेक्षा ए से अधिक संतुष्टि मिल रही है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी, यानी निश्चित रूप से यहाँ सी की अपेक्षा ए से अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो ये भी इसका मतलब ये हुआ। तो आपको समझ में आया होगा। आगे अगले बिंदु पर अपन चलते हैं, जो पूर्ण संतुष्टि का न होना, यानी यहाँ ये इस जो इनडिफरेंस कर्व का डेरिवेशन किया गया है, निर्माण किया गया है, वो इस धारणा पर किया गया है कि उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि परफेक्ट सेटिस्फिकेशन बिंदु से क्या स्तर से क्या है, नीचे है। तो इसका थोड़ा सा अपन चर्चा करें, इस बिंदु का अर्थ क्या है। जैसा कि आपने पीछे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत रासमान सीमांत उपयोगिता नियम देखा होगा, जिसमें हमने बात की कि एक के बाद एक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उपभोक्ता को प्राप्त सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी घटती प्राप्त होती है। और जैसा कि हमने देखा था कि जैसे उपभोक्ता 6ठी इकाई, 6वीं इकाई, 6 इकाई का प्रयोग करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और जो कि उसके पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, जहां उसकी टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। इसके पश्चात वो अधिक इकाइयों का प्रयोग नहीं करता है। तो कहने का मतलब यहाँ इस धारणा को लेकर इसका निर्माण किया गया है कि वो पूर्ण संतुष्टि के स्तर से नीचे है। अगर वो पूर्ण स्तर संतुष्टि के स्तर पर होता तो क्या वो उस वस्तु की और अधिक इकाइयाँ बढ़ाता, तो इसका जवाब होता नहीं, क्योंकि वो पहले उस स्तर पर है। जैसा कि हम यहाँ देखें, ये पहला संयोग x की 1 इकाई और y की 20 इकाई, अगर ये पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर होता, परफेक्ट सेटिस्फिकेशन के स्तर पर होता, तो वो इस x की और अधिक इकाइयाँ नहीं बढ़ाता। तो ये इसकी एक असम्पशन है, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी कि वो उस स्तर से क्या है, कम है, इसलिए वो किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाता और किसी की घटाता है। आगे बात करें, इसका अगला बिंदु पूर्ण क्रमबद्धता, ठीक है, कंप्लीट रैंकिंग। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसका अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये हुआ कि उपभोक्ता जो विभिन्न वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं के जो संयोग हैं, उनकी संतुष्टि के आधार पर इनको जो रैंक देने में ये सक्षम है। तो कहने का मतलब जैसे ये देखें कि ए बी सी डी ई संयोग है, और वो इस बात के लिए समर्थ है, सक्षम है कि वो पता लगा सके कि बी वस्तु से उसको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, सी से 2 नंबर पर मिल रही है, ए से 3 नंबर पर मिल रही है, और डी से 4 और ये 5। अर्थात वो पूर्णतः सक्षम है कि उनको क्रम दे सके, रैंक दे सके। तो ये है पूर्ण क्रमबद्धता। आगे बात करें सक्रमकता की, तो यहाँ ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, अर्थात सी की अपेक्षा बी से और बी की अपेक्षा ए से अगर अधिक मैक्सिमम संतुष्टि मिल रही है, अधिक मिल रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ सी ग्रेटर देन ए होगा, यानी सी से एक
सी की अपेक्षा ए में अधिक तुष्टिगुण यूटिलिटी मिलेगी। या फिर हम इसे यूं कहें कि ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, अर्थात ए और बी बिंदु या ए और बी संयोग पर उपभोक्ता उदासीन है, समान संतुष्टि यूटिलिटी मिल रही है, और बी और सी से उदासीन है, समान संतुष्टि मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो ए बराबर सी होगा। ये है सक्रमकता। ठीक है, अब अपन चलते हैं, इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखना, एग्जाम से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब बात करें अनअधिमान वक्र की परिभाषा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह ऐसा संयोग पथ है जिस पर उपभोक्ता को समान इक्वल सेटिस्फिकेशन मिलता है, समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए इसे सम संतुष्टि वक्र आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने ये टेबल बनाई है जिसमें 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये एक अनुसूची बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ 3 अनुसूचियां बनाई हैं। यहाँ ये पूर्णतः काल्पनिक है, मेरे द्वारा बनाई गई है। सिर्फ यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है, इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के तहत यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करेगा, कमी करेगा। ये आपको ध्यान में रखना। और कमी कौन सी दर से, घटती हुई दर से क्या करेगा, इसमें कमी करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आप अपने अनुसार भी इसको बना सकते हो। इस धारणा पर यह आधारित है। जैसा कि यहाँ दूसरी अनुसूची में देखें तो यहाँ भी क्या है, दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी की जा रही है, और वो दर कौन सी है, घटती। जैसे यहाँ 20 से 15 यानी 5 इकाइयों का त्याग किया, फिर यहाँ कितनी का किया, 4 का, और 11 से 8 कर दी तो 3 का, और यहाँ 2 का। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ x की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं और y की घटती हुई दर से इसमें क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। तो वैसे तो ये जो संयोग है कई बार ये हास्यास्पद संयोग बन जाते हैं जो कि अव्यवहारिक होते हैं। जैसे जूतों और कमीज के मध्य इसका संयोग निर्धारित करें कि 3 जोड़ी जूते और 6 जोड़ी कमीज की हो, 6 कमीज हो, तो इनके बारे में इनका मतलब इन संयोगों के बीच निर्धारण करें, यूटिलिटी निर्धारण करें, तो वहाँ बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं और यह हास्यप्रक प्राप्त होता है। परंतु हम यहाँ ये सब चीज़ें इसकी आलोचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। केवल यहाँ हम ये जानें कि 2 वस्तुएं अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ हम किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में घटती हुई दर से क्या करेंगे, कमी करेंगे। जैसा मैं यहाँ ये 2 वस्तु ली है, इसको अगर मैं मानूँ शर्ट और इसको मानूँ पैंट, तो यहाँ उपभोक्ता के पास एक शर्ट है और 20 पैंट है। अब वो एक शर्ट को 20 पैंट पर बदल कर पहन रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ वो एक शर्ट के लिए, यहाँ एक शर्ट बढ़ाने के लिए वो पैंट की ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ देने के लिए तैयार है, अर्थात यहाँ 5 इकाइयाँ देने के लिए वो तैयार था। इस प्रकार दूसरे संयोग पर 2 शर्ट और 15 पैंट हो गई। तो यहाँ ये पहले से अच्छी स्थिति पर है, यानी यहाँ ए संयोग और बी संयोग पर दोनों पर समान संतुष्टि है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ 2 इकाइयाँ और शर्ट की हो गई और पैंट की कितनी, 15 इकाइयाँ हो गई। ठीक है, अगर वो 1 इकाई और शर्ट की बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसकी समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए वो इस पहले 5 इकाइयों की अपेक्षा कम इकाइयों को त्यागेगा। क्यों त्यागेगा, क्योंकि वो पहले से यहाँ 2 शर्ट हो गए हैं, इसलिए उसको 1 शर्ट और बढ़ाने के लिए वो 5 से कम इकाई अर्थात 4 इकाई का त्याग किया है। ठीक इसी प्रकार 1 शर्ट और बढ़ाने पर इसने 3 पैंटों का त्याग किया है। तो यहाँ हम देखें कि 1 इकाई में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की मात्रा में घटती हुई दर से क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, और ये इसी नियम पर इस आधारित है। कौन सा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये हिक्स के अनुसार है। यहाँ आपको ये कई बार ऐसे विकल्प मिल जाते हैं जो ठीक प्रकार से इनका हम निर्धारण नहीं कर पाते हैं और हास्यप्रक होते हैं, परंतु हमें उन्हें सब आलोचना के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य बात है, जैसा कि मैंने ये अनुसूचियाँ बनाई हैं और इस पहली अनुसूची के द्वारा हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे और उसको रेखाचित्र पर निरूपित करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर कॉन्वेक्स, आप इसका डायग्राम बनाकर इसको अंकित करोगे। ठीक इस प्रकार दूसरी अनुसूची बनाएंगे तो इससे इंडिफरेंस कर्व बनेगा और तीसरी से यह इंडिफरेंस कर्व बनेगा। जब एक ही रेखाचित्र में एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व बनाए जाएंगे तो उसे कहते हैं अनअधिमान मानचित्र, इंडिफरेंस मैप। परंतु यहाँ बड़ी एक
ध्यान देने योग्य बात है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ जो उपभोक्ता के अधिमान है, पसंद है और रुचि है, वो यहाँ स्थिर मानते हुए, समान मानते हुए इसका निर्माण किया गया कि उपभोक्ता ने यहाँ x और y वस्तु के लिए अपनी पसंद को इस प्रकार तय किया है कि वो x वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों बढ़ाएगा तो पहले वो 5 इकाई का त्याग करेगा, फिर 4 का। ठीक प्रकार इसी प्रकार ये अनुसूची दूसरी का निर्माण किया, 3 का निर्माण किया। अगर इन अधिमान उपभोक्ता के पसंद और रुचि में, अधिमान में, प्रेफरेंस में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो ये जो उदासीनता मानचित्र है वही बदल जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता के उसके अंतर्गत जो अधिमान दिया है, उसका प्रेफरेंस है, उसकी इच्छा है, वो ही बदल गई तो निश्चित रूप से ये इनडिफरेंस मैप है वो भी बदल जाएगा, कोई अन्य वस्तुओं पर वो अपना अधिमान प्रकट करेगा। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यदि अधिमान और रुचि में परिवर्तन होने पर क्या होगा, तो इनडिफरेंस मैप ही बदल जाएगा और ये तालिका ही क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यहाँ मैंने इसको रेखाचित्र के अंतर्गत इसको यहाँ अंकित किया है, पहली जो अनुसूची है उसके आधार पर, और यहाँ x वस्तु की 1 इकाई और y वस्तु की 20 इकाई इसके संयोग बिंदु A है। इस प्रकार यहाँ x की 1 इकाई बढ़ाई और यहाँ इसकी y की कितनी होगी, 15, यानी 5 इकाई का त्याग किया और ये B संयोग हो गया। ये तीसरी x की, और यहाँ ये वस्तु y की 11 इकाई और संयोग क्या है, C। इस प्रकार इन संयोगों को मिलाएंगे तो हमें ये इनडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। और इस इनडिफरेंस कर्व को आप देख पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है और ये इनडिफरेंस कर्व सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, जैसे यहाँ आपको ये सतत बिल्कुल लगातार होगा, जिसका अर्थ है कि वस्तु पूर्ण विभाज्य होती है। कहने का मतलब यहाँ वस्तु की छोटी से छोटी इकाई बढ़ाने के लिए या छोटी से छोटी इकाई दूसरी वस्तु के त्यागने के लिए वो क्या होता है, तैयार होता है। और ये तब हो पाएगा जब वस्तु पूर्ण विभाज्य हो। यहाँ मैं एक और डायग्राम बनाकर आपको बताना चाहूँगा कि इनडिफरेंस कर्व की आकृति ऐसी ही क्यों होती है। तो उसके लिए मैं एक और रेखाचित्र यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। उसके लिए मैं आपको सीमांत उपयोगिता रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर ले जाना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि वस्तु की इकाइयों में हमने वृद्धि की थी और एक ऐसी इकाई आ गई थी जैसे छठी इकाई, जिस पर मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता कितनी थी, 0 थी। और यहाँ टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता क्या थी, अधिकतम थी, जिसे हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहेंगे। और पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। इसके पश्चात और अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए मैं इस डायग्राम का निरूपण कर रहा हूँ, डेरिवेशन करना हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहाँ मैंने x वस्तु ली है और यहाँ मैंने y वस्तु ली है। यहाँ x वस्तु की मान ली ये इकाई, मान लो कि ये 8 इकाई है, 7 इकाई जो भी है, और इस इकाई पर उपभोक्ता x वस्तु की 8 इकाई पर वो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर होता है, परफेक्ट सेटिस्फिकेशन बिंदु पर होता है, जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। मैंने इसको ये यहाँ से लेता हुआ ये एक रेखा खींच दी है। इसके यहाँ आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ निश्चित रूप से x वस्तु की अधिक इकाइयाँ प्रयोग करेगा और यहाँ इस x वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ y वस्तु की ये मात्रा यहाँ लेते हैं, जैसे यहाँ 7 इकाइयाँ लूँ और यहाँ इसके यहाँ पर y की 7 इकाइयों पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है 0 हो जाती है, या हम यहाँ कहें कि वो इसके पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। और इससे यहाँ एक रेखा इस प्रकार खींचे, ठीक है। इसके ऊपर इसकी स्थिति में होगा तो वो ज़्यादा इकाइयों का प्रयोग करेगा और निश्चित रूप से यहाँ y वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और धनात्मक कब रहेगी, जब वो इस रेखा से नीचे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ y की कम मात्रा होगी और y अक्ष की किसके इस स्थिति में रहेगा, इस तरफ होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, धनात्मक रहेगी। और इधर राइट हैंड साइड में इस रेखा की तरफ होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, अक्ष वस्तु की ऋणात्मक हो जाएगी। तो इन पर आधारित मैं एक आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ अक्ष वस्तु ली और ये है वह रेखा जिस पर मार्जिनल यूटिलिटी अक्ष की क्या है, 0 है, और इसके आगे इस तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और ये हो गई y की, ठीक है। दोबारा देखिए आप, ये लीजिए। अब मैं ये एक गोलाकार आकृति बनाता हूँ और निश्चित रूप से ये थोड़ी ठीक नहीं बनी, आप और बना लेना इसको। ये अब इनमें यहाँ ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड हो गई,
ये थर्ड चतुर्थांश हो गया और ये फोर्थ। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की जो आकृति होगी ये थर्ड आपको स्टेज दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की होगी। कारण इसका क्यों रहेगा, क्योंकि हम देखें ये बिंदु इस बिंदु से इस तरफ है, ये डायग्राम इस तरफ है, तो निश्चित रूप से ये यहाँ अक्ष वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, ऋणात्मक होगी। क्यों ऋणात्मक हो गई, क्योंकि ये इस बिंदु से, ये बिंदु है इस बिंदु से इधर राइट साइड में है, और राइट साइड में है तो अक्ष वस्तु की क्या कर रहा है, वो अधिक इकाई प्रयोग कर रहा है, और इस बिंदु के बाद ज़्यादा और अधिक इकाइयों का प्रयोग करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी अक्ष वस्तु की क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। परंतु वाई वस्तु की यहाँ इससे नीचे की स्थिति में है, इसलिए वाई वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। परंतु अक्ष वस्तु की क्या है, ऋणात्मक है। इसलिए उपभोक्ता का जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो इस आकृति का, फोर्थ स्टेज वाली आकृति का नहीं होगा। और फर्स्ट की बात करें तो ये अक्ष वस्तु की इस रेखा से भी आगे की तरफ है, और वाई वस्तु की ये जो रेखा खींची गई है क्षैतिज अक्ष के जो समानांतर खींची गई है उससे ऊपर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ दोनों वस्तुओं की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसलिए इस प्रकार की आकृति का भी इंडिफरेंस कर्व है नहीं होगा। और रही बात सेकंड की, तो यहाँ हम देखें तो अक्ष वस्तु की इस रेखा जो लंबवत रेखा है, वर्टिकल रेखा उसके इधर लेफ्ट साइड में है, इसलिए अक्ष वस्तु की कि यहाँ वो कम इकाइयाँ प्राप्त कर रहा है, इस एम यू अक्ष की अपेक्षा कम, यानी 8 इकाई की अपेक्षा कम कर रहा है। इसका मतलब अक्ष की तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है, पॉजिटिव है, परंतु यहाँ हम देखें कि ये जो हॉरिजेंटल रेखा खींची गई है उससे ऊपर स्थित है, इसलिए यहाँ ये वाई वस्तु की ऋणात्मक मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि सेकंड स्टेज की भी आकृति इसके अंतर्गत नहीं रहेगी, केवल कौन सी रहेगी, थर्ड स्टेज की, जहाँ दोनों वस्तुओं की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। तो ये भी आपको समझ लेना आवश्यक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इस अनधिमान मानचित्र इंडिफरेंस मैप। और इंडिफरेंस मैप क्या होगा, जिसमें एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व हों, केवल एक हो तो उसको रेखा चित्र कहेंगे। अब एक से अधिक हो तो वो मानचित्र, जैसा कि मैंने यहाँ 5 इसके अंतर्गत इंडिफरेंस कर्व दर्शाए हैं। और सबसे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तुष्टि गुण उसकी यूटिलिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ हम देखेंगे 4 की अपेक्षा इस 5 पर इंडिफरेंस कर्व पर अधिक संतुष्टि मिलेगी, तो जितना नीचे होगा वहाँ कम मिलेगी, ठीक है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एक अनधिमान मानचित्र में इंडिफरेंस मैप में दो वस्तुओं तथा उनके विभिन्न संयोगों में उसकी रुचि और अधिमान को प्रकट करता है। यानी यहाँ उपभोक्ता के जो रुचि है, उसका अधिमान है, प्रेफरेंस है, उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है, जो उसके अधिमान क्रम को दर्शाता है। यदि यहाँ उपभोक्ता की रुचि और अधिमान यहाँ समान रहते हैं, तब तक तो ये अनधिमान मानचित्र वही रहेगा। यानी पहले से ये निर्धारित करके उसके अधिमान और रुचि को निर्धारित करके तय करके इसका निर्माण किया गया है। अगर इन उपभोक्ता की जो रुचि है, प्रेफरेंस है, अधिमान है, उसमें अगर परिवर्तन हो जाएगा तो अनधिमान मानचित्र ही बदल जाएगा। तो बड़ी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान देने योग्य बात है, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। बड़ी सरल सी बात है इसका, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि अक्ष की 1 इकाई बढ़ाने के लिए यहाँ वाई वस्तु की 12 से 8 इकाई कर दी, अर्थात 4 इकाइयों का यहाँ त्याग किया गया है। और 1 इकाई करने से बढ़ाने से यहाँ वाई वस्तु की 8 की अपेक्षा 5 कर दी, अर्थात यहाँ 3 इकाइयों का त्याग किया है। तो ये है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जो क्या होगी कि अक्ष की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए वाई की जो मात्रा छोड़ी जाती है, त्यागी जाती है, वो क्या होगी, प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगी। यानी वाई वस्तु की वह मात्रा जो अक्ष की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़ी जाती है, त्यागी जाती है, जिसके कारण उसके संतुष्टि स्तर पर क्या रहे, स्थिर रहे, समान रहे, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये टेबल आपको समझ में आई होगी। बड़ी सरल सी बात है कि एक को बढ़ाने के लिए, यानी अक्ष को बढ़ाने के लिए वाई की जो मात्रा छोड़ी जा रही है वो है। प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट क्या है, तो ये अपन देखें, जैसा कि यहाँ आप टेबल में देख रहे हो कि पहले ये 4 इकाई का त्याग किया, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, मतलब कौन सी दर से, घटती दर से, डिमिनिशिंग रेट से। तो ये इस प्रकार अपन यहाँ देखें कि ये घटती हुई दर होने के कारण इसको प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर कहते हैं, यानी इसको अपन ऐसे कहें MRS, ठीक है। और MRS यानी यहाँ
इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट से बनता है ये MRS, और ये कैसा है, ये घटता हुआ है। और यहाँ इसके अगर ढाल की बात करें MRS XY को, तो ये माइनस का निशान यहाँ ये दर्शाता है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप कैसा है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। केवल यहाँ यही है, सिर्फ इसके दिशा को, डायरेक्शन को दर्शाता है। और ये क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अर्थात एक्स की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की कितनी मात्रा का त्याग किया जाता है, और इसको अपन किसके बराबर लेंगे, MUX अपॉन MUY। और यही क्या है, इस इंडिफरेंस कर्व का ढाल स्लोप होता है। ये कैसे बना, इसकी अभी बात करेंगे अपन, तो उस पर अपन चलते हैं। यहाँ अपन देख रहे हैं कि आपको एक डायग्राम और दिखाई दे रहा है जिसमें हमने एक इंडिफरेंस कर्व खींचा और एक मैंने ये AB इसकी स्पर्श रेखा खींची है, ये आपको दिखाई दे रही होगी AB। और यहाँ हम इसके ढाल को जानने का प्रयास करें तो इस R बिंदु पर ढाल निकालें, तो यहाँ अगर अपन देखें कि Y वस्तु की मान लें कि इतनी मात्रा है, ये OP, और यहाँ ये वाली मात्रा है, और Y वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन किया है हमने, मान ले इतना PQ, और यहाँ X वस्तु की मात्रा में QR, क्योंकि X वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो Y वस्तु की मात्रा क्या होगी, घटेगी। तो इस प्रकार से अपन यहाँ देखें स्पर्श रेखा के आधार पर कि ये इस प्रकार लें इसको, तो यहाँ मान लें कि ये P1 और Q1, यानी यहाँ Y अक्ष की कितनी इकाई OQ से बढ़ाकर OQ1 कर दी और Y की OP से घटाकर OP1 कर दी। और इसे हम इस जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसके आधार पर लें, तो ये Y वस्तु के परिवर्तन को किस से दर्शाएं, PQ से, और X वस्तु के परिवर्तन को किस से दर्शाएं, QR से। तो इस आधार पर इसके ढाल को निकालेंगे, और ढाल जो स्लोप निकालते हैं उसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। और यहाँ लंब क्या है, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा PQ, और आधार क्या है QR। तो इस प्रकार यहाँ PQ अपॉन QR, और PQ क्या है, Y वस्तु में परिवर्तन, क्योंकि हमने यहाँ Y वस्तु दर्शाया तो ये Y वस्तु में परिवर्तन, और QR क्या है, X वस्तु में परिवर्तन। तो इसका मतलब PQ के जगह हम लिखते हैं डेल्टा Y और QR की जगह लिखते हैं डेल्टा X। यहाँ डेल्टा जो कि परिवर्तन को दर्शाता है, आपको ये त्रिभुज का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या है, ये परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो IC वक्र का ढाल क्या हुआ, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, और ये माइनस निशान इसके नेगेटिव स्लोप को दर्शाता है। अब यहाँ हम देखें प्रतिस्थापन की सीमांत दर और तुष्टि गुण में संबंध देखें, ये इसका संबंध तो है इंडिफरेंस कर्व से, और इसका संबंध है, हमने बात की थी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस उस पर है। और यहाँ हम देखें कि Y वस्तु की हमने डेल्टा Y मात्रा त्यागी तो उससे तुष्टि गुण में क्या कमी हुई। जैसे कि हमने देखा कि एक इकाई X की बढ़ाने के लिए हमने 5 इकाई का त्याग किया है, तो 5 इकाई के त्यागने से उसमें कुल जो उसकी यूटिलिटी है उसमें कितनी कमी हुई, उसको कैसे निकालेंगे कि डेल्टा Y यानी जितना हमने Y वस्तु में परिवर्तन किया और Y वस्तु के परिवर्तन के कारण उसकी मार्जिनल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन हुआ, उसको मल्टीपल कर दें, उसको गुणा कर दें, तो हम उसमें हुई कमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुल तुष्टि गुण में कमी, कुल यूटिलिटी में कमी को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने X वस्तु की डेल्टा X मात्रा बढ़ाई है और कितनी उसकी यूटिलिटी में वृद्धि हुई है उसको किस प्रकार से निकालेंगे, कितनी मात्रा में हमें वृद्धि की है और कितनी उसकी तुष्टि गुण में परिवर्तन हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी में परिवर्तन हुआ है, और उनको आपस में गुणा करके उसमें कुल वृद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करें और दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करें, और परंतु जैसा कि हमने A संयोग देखा फिर B संयोग, यहाँ 1 और 20 हुआ, यहाँ 2 और 15 हुआ, तो यहाँ भी उपभोक्ता को जितनी संतुष्टि मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, उतनी ही B बिंदु पर मिल रही है, समान संतुष्टि मिल रही है। इसका कारण ये है कि X वस्तु की जितनी मात्रा में वृद्धि हुई उससे जो यूटिलिटी में वृद्धि हुई है वो Y वस्तु की मात्रा में त्यागने से जितनी उसकी यूटिलिटी में कमी हुई है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसलिए उपभोक्ता को उस इंडिफरेंस कर्व पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस धारणा पर इन दोनों को अपन क्या रखें, बराबर रखें। अब इनको एक्सचेंज करें, पक्षांतरण करें, तो डेल्टा एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और एम यू वाई को इधर ले जाएंगे तो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। इस प्रकार प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हुई, ये ऋणात्मक निशान जो कि इसके
दिशा को, डायरेक्शन को दर्शाता है, अर्थात इंडिफरेंस कर्व ऋणात्मक ढाल का होता है, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, जैसा कि हमने ऊपर इसको बनाया था, ये रहा ये वाला। तो आप इस बात को समझ गए होंगे ये किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है, एम आर एस एक्स वाई। यहाँ एक और ध्यान में रखना, थोड़ा सा मेरे हिसाब से कैसे इसको याद रख पाओगे कि एम आर एस एक्स वाई होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ एक बात दोबारा लिखता हूँ, एम आर एक्स वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी और वाई वस्तु की मात्रा में कमी होगी, और एक होगा एम आर एस वाई एक्स, वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो इसको ध्यान में कैसे रखोगे, यहाँ देखो ये एक्स नज़दीक और यहाँ क्या है वाई नज़दीक, जो नज़दीक होगा उसमें क्या होगी वृद्धि, और जो दूर होगा उसमें कमी होगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। और जो जिसमें परिवर्तन किया जा रहा है, ये डेल्टा एक्स में वृद्धि की जा रही है, ये इस अनुपात के बट्टे के नीचे है और ये ऊपर है, यहाँ ये उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हो। आगे अपन चलें इसके अंतर्गत कि यहाँ यह समझ नहीं लेना कि अनधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है को वस्तुओं के सीमांत तुष्टिगुण के अनुपात द्वारा यानी एम यू एक्स अपॉन एम यू द्वारा प्राप्त किया गया, ये समझ लेना यहाँ गलत होगा, क्योंकि इसका प्रयोग हमने किसके अंतर्गत किया था, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत। और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत हमने यूटिलिटी को, तुष्टिगुण को मापनीय माना है, ठीक है, परंतु यहाँ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में तुष्टिगुण को मापनीय नहीं माना है, इसलिए इसके आधार पर इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निर्धारण नहीं होगा। किसके आधार पर होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का। यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर उपभोक्ता से प्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्न पूछकर ज्ञात की जाती है कि वह वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा को त्यागने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। तो इस पर यह आधारित होता है, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ हम वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन के आधार पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर को समझेंगे। फिर आगे अपन चलते हैं, यहाँ प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर के यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कारण क्या है। तो यहाँ 3 कारण दिए गए हैं। पहला कारण देखें तो यहाँ एक विशेष वस्तु की इच्छा पूरी तरह संतुष्ट की जा सकती है। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा उपभोक्ता, तो किसी वस्तु की जो इच्छा है, उसकी आवश्यकता है, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी में क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसा कि हम तालिका में देख रहे हैं कि ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, और अक्स वस्तु की एक इकाई यहाँ हमने कितनी ली 20, फिर 2, जैसा कि मैं आपको टेबल में बताऊं, यहाँ देखिए आप अक्स वस्तु की कितनी 1 और 12, या दूसरी इकाई के लिए वो कितनी का त्याग किया है, 4 का किया वाई वस्तु के, तीसरी के लिए क्या किया है, कितनी का, 3 का। तो कहने का मतलब यहाँ हम इस अक्स वस्तु की जो इच्छा है वो पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। और यहाँ ये जैसे जैसे अक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से जो उसकी इच्छा है, उसकी आवश्यकता की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो निश्चित रूप से क्या होगी, घटेगी। इसलिए वो वायु वस्तु की मात्रा का जो त्याग करेगा वो घटती हुई दर से करेगा, क्योंकि यहाँ इसकी इच्छा की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये पहला कारण है जिसके कारण ये प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो कैसी होती है, घटती होती है, डिमिनिशिंग होती है। फिर दूसरा कारण देखें तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापन होती है, ठीक है, इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। तो यहाँ अपन देखें कि इस कारण ही उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का वो घटती दर से त्याग करता है। अगर वास्तव में वस्तु एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक होती, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती, तो निश्चित रूप से ये जो इंडिफरेंस कर्व होता वो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ऋणात्मक ढाल की एक रेखा के रूप में होता, ठीक है। और इस प्रकार से ये इंडिफरेंस कर्व होता, जिसके बारे में आगे अपन आने वाले वीडियो में जब कोणीय समाधान कॉर्नर सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वस्तु दोनों एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक होगी तब ऐसी स्थिति में ये इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, इस
ऋणात्मक ढाल का एक सरल रेखा के रूप में होगा, जिसके आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। परंतु यहाँ आप देखिए ये एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापक होती है। तीसरा इसका अपन देखें कि इसकी जो सीमांत दर है उसके घटने कारण का तीसरा कारण है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि दूसरी वस्तु की जो संतुष्टि है उसकी शक्ति को वो नहीं बढ़ा पाती है। तो कहने का मतलब जैसा कि हमने इस टेबल में हम बात करें कि एक वस्तु की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं और दूसरी वस्तु की मात्रा क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसा यहाँ x की वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं और y में कमी कर रहे हैं। ये जो x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है वो इसकी तुष्टि गुण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता कि x की ही बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ y में की वस्तु भी उसकी भी तुष्टि गुण यूटिलिटी में वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ ये इस प्रकार के इसको घटाने की और बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होती। केवल एक वस्तु के द्वारा ही दूसरी वस्तु की तुष्टि गुण हमें प्राप्त हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। तो इस बात को ये 3 कारण है जिसके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बड़े महत्वपूर्ण है। आगे इसकी विशेषताओं पर बात करें तो अनादिमान वक्र जो कि नीचे की ओर झुका हुआ होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है, जिसके हमने देखा कि कारण क्या है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं और दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि ऋणात्मक का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक जब वक्र होगा वो कब होगा, जब एक वस्तु की मात्रा में कमी और दूसरे में वृद्धि, या एक में वृद्धि दूसरे में कमी, या एक में कमी और दूसरे में वृद्धि। अगर दोनों में वृद्धि और दोनों में कमी हो तब ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव स्लोप धनात्मक ढाल का वक्र प्राप्त होता है। हम यहाँ देखें कि अनादिमान वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उदग्र या ऊपर धनात्मक ढाल का नहीं हो सकता। इसका अपन कारण देखें कि अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें इस प्रकार की स्थिति, तो यहाँ y की मात्रा क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, और x की मात्रा बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं किसी एक वस्तु की मात्रा में बिना कमी किए उसको स्थिर रखते हुए किसी दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जो संतुष्टि है, यूटिलिटी है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। परंतु हमने इनडिफरेंस कर्व के तहत पढ़ा कि एक इनडिफरेंस कर्व में एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करते हैं, कमी करते हैं, इसलिए उसमें समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन इसलिए ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, वर्टिकल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए आप यहाँ x वस्तु की मात्रा स्थिर रखते हुए कौन सी की बढ़ रही है, y की, और जब y वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उपभोक्ता की यहाँ जो संतुष्टि है, यूटिलिटी है, उसमें वृद्धि होगी। इसलिए ये भी इस प्रकार का भी नहीं होगा। और देखें धनात्मक ढाल का इस प्रकार से, तो यहाँ हम देखें कि दोनों वस्तुओं की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ उसके जो तुष्टि गुण है, उसकी यूटिलिटी है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। परंतु हमने इनडिफरेंस कर्व के तहत पढ़ा एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि और एक वस्तु की मात्रा में कमी होने की स्थिति में ही उसे समान संतुष्टि, इक्वल सेटिस्फिकेशन मिलेगा। इसलिए ये तीनों स्थितियां नहीं हो सकती, केवल ऋणात्मक ढाल का ही इनडिफरेंस कर्व होगा। फिर बात कर रहे हैं अनादिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर उत्तल, जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं, आकृति का होगा। और कॉन्वेक्स होने का मतलब यह है कि जैसा कि मैंने ऊपर टेबल बनाई है और उस टेबल को आप इस रेखा चित्र पर डेरिवेशन करोगे, निरूपित करोगे, तो निश्चित रूप से ये उन्तोदर होगा। उसका कारण ये है कि अक्ष वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की मात्रा में घटती हुई दर से क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अगर ये बढ़ती हुई दर से करेगा तो ये इस प्रकार होगा, कॉनकेव होगा, नतोदर हो जाएगा। परंतु ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं इनडिफरेंस कर्व के तहत एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में घटती हुई दर से क्या करेगा, कमी करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। और यहाँ हम देखें अगर इस प्रकार का हो, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सरल रेखा के ऋणात्मक ढाल का हो, तो इनडिफरेंस कर्व कैसा होगा, यहाँ तब इनडिफरेंस कर्व की जो दोनों वस्तुएं हैं वो कैसी होगी, पूर्ण प्रतिस्थापक होगी, यानी ये सरल रेखा के रूप में होगा। जिसकी बात हम कोणीय समाधान, कॉर्नर सॉल्यूशन के तहत पढ़ेंगे, तो वहाँ इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, और अगर पूरक वस्तु हो तब ये एल आकार का होता है, तो उसको भी यहाँ जानने की आवश्यकता है। फिर अपन बात करें, एक ऊंचा अनादिमान वक्र एक ऊंचे तुष्टि गुण को स्तर को दर्शाता है और नीचा नीचे वाले को। तो ये भी आप ध्यान में रखना, जैसा कि हमने मानचित्र में बात की है कि इनडिफरेंस कर्व जितना अधिक होगा वहाँ तुष्टि गुण, यूटिलिटी उतनी अधिक प्राप्त होगी, और जितना नीचा होगा उतनी ही कम प्राप्त होगी। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और एक और विशेषता यहाँ रह गई है,
अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। जैसा कि हम इस एक रेखा चित्र से समझें कि यहाँ एक इंडिफरेंस कर्व है, ये बनाया गया है, ये IC इंडिफरेंस कर्व है और ये एक काल्पनिक इंडिफरेंस कर्व IC1 है। यहाँ मैंने एक संयोग A, एक B और एक C संयोग लिया है। ठीक है, अब इस IC इंडिफरेंस कर्व की बात करें, इस पर A बिंदु भी स्थित है और C बिंदु भी स्थित है। इसका मतलब A पर जो तुष्टि गुण मिल रहा है वो C पर मिल रहा है। जैसा कि इंडिफरेंस कर्व की जो हमने परिभाषा देखी, जिस पर हम देखा कि इसमें समान इक्वल सेटिस्फिकेशन संतुष्टि मिलती है, इसलिए A बराबर C होगा। ठीक उसी प्रकार हम इस IC1 इंडिफरेंस कर्व पर देखें कि इस पर ये दोनों बिंदु स्थित है A और B, तो यहाँ भी ये समान होगी। इसका मतलब A बराबर C, A बराबर B, यानी अगर लेफ्ट साइड बराबर होगी तो निश्चित रूप से ये राइट साइड भी बराबर होगा, यानी B बराबर C होगा। परंतु यहाँ अपन देखें ये C बिंदु की अपेक्षा B बिंदु ऊपर स्थित है, और अभी हमने बात की कि कोई बिंदु ऊपर स्थित होगा, उच्च तटस्थ वक्र पर स्थित होगा, तो तुष्टि गुण क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब B ग्रेटर देन C। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इक्वल मिलेगी, एक तरफ कह रहे हैं ग्रेटर देन, तो ये आपस में मतभेद है। इसलिए यहाँ कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये सारी विशेषताएं यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो को एक दो बार देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।